नमस्कार, सत श्री अकाल। किਵੇਂ हैं सारे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एसएससी सीजीएल टायर 1 2023। ये शिफ्ट 4 में पेपर हुआ था। अब क्यों कर रहे हैं, सो दैट आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना हार्ड रहेगा पेपर और कितना मीडियम और इजी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सब कुछ चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। समटाइम्स क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड रहते हैं, तो आपके लिए इजी रह जाएगा कि आपको किस टर्म के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और कौन से टॉपिक के ऊपर कम फोकस करने की जरूरत है। तो डिस्कस करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 मैन 21 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 56 डेज। अब ये जो क्वेश्चन है ये है टाइम एंड वर्क के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियोस भी बनाई हुई है, और ये इन सभी जो भी टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हुए हैं उनके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट रह जाए तो उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर सको। So, and while 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days, in how many days can the same job be done by 18 men and 24 women working together? तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 15 मैन है और 21 वुमेन है, लेडीज, राइट। अब इन्होंने कितने दिन काम किया, एक साथ 56 डेज काम किया। और यही काम अगर हम क्या बोलें कि 12 मैन एंड 24 वुमेन काम करती हैं, तो ये कितने डेज ले रहे हैं, 64 डेज। 64 डेज। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिलेशन निकाल देंगे मैन एंड वुमेन का, सो दैट हम लास्ट में 18 मैन और 24 वुमेन के लिए फाइंड आउट कर सके कि वो कितने डेज में इस टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सो वी कैन राइट इट हेयर। अब इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 56 और 64 को 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 से डिवाइड किया तो 14, और ये 4 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 16। अब 2 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 2 7 सा 14 एंड 2 8 सा 16। अब हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ से हम 15 और 21, और यहाँ पे है 12 और 24, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और अंदर हमारे पास क्या आ गया, 5 5 इंटू 7 कितना हो गया आपके पास, 35 मैन। और इनसाइड क्या हो गया, 7 इंटू 7 49 वुमेन। सेम यहाँ से 3 कॉमन आ गया, इनसाइड कितना रह गया आपके पास, 4 मैन, 4 इंटू 8 32 मैन, प्लस 8 इंटू 8 रह गया अंदर, 8 इंटू 8 64 वुमेन, और 3 3 हमारा क्या हो गया जी, फिर से कैंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 35 मैन माइनस 32 मैन एंड 64 वुमेन माइनस 49 वुमेन। तो यहाँ पे आ गया 3 मैन इज इक्वल टू, अब 64 में से माइनस 49 हुए तो आपके पास रह जाएगी 15 वुमेन। तो एक मैन किसके इक्वल है, आपके 5 वुमेन के इक्वल है। अब क्या बोल रहा है कि सेम अगर हमने यही काम करवाना हो 18 मैन और 24 वुमेन से, तो वो कितने डेज लेंगे। तो आप आइदर कौन सा ले लो, 15 मैन 21 वुमेन या 12 मैन एंड 24 वुमेन का, तो कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ने क्या किया है, सेम टोटल वर्क किया है। अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, 18 मैन प्लस 24 वुमेन। अब कितने डेज में इसने काम कंप्लीट करना है, इक्वल्स टू, अब क्या है, 15 मैन प्लस 21 वुमेन इंटू 56। अब एक मैन किसकी इक्वल है, 5 वुमेन के इक्वल है, तो हमारे पास 18 इंटू क्या हो गया, 5 प्लस 24 वुमेन इंटू डेज इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 प्लस 21 इंटू 56। अब 18 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास, 90 90 प्लस 24 कितना हो गया, 114
days is equals to 15 into 5, 75 plus 21 that is 96 into 56. तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 96 into 56 by 114. तो अब अगर आप इसको पूरे डेज को कंप्लीट इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 896 डिवाइड बाय 90. और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 896 को 19 से तो हमारे पास आ जाएगा 47 3 बाय 19 डेज. ओके, तो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारे पास? ये ऑप्शन बन रही है हमारे पास डी ऑप्शन, दैट इज 43 इंटू 3 बाय 19 डेज. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट्स इट. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट हमने ये बतानी कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. तो अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, सपोज एक का रेडियस कितना है r1 और दूसरे का रेडियस क्या है r2. अब इनका क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस. अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r1 बाय 2 पाई r2. अब इसकी अगर हम बात करें रेशियो तो किसके इक्वल हो जाएगी? r1 बाय r2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है. सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियाई. बिल्कुल, अगर उनका क्या है, हमारे पास ये सर्कल है और उसका हम रेडियाई निकालते हैं, सेम रेडियाई है दो सर्कल्स का, तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. बिल्कुल होंगे. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड. बिल्कुल करता है. ये आपके पास सर्कल है, ये आपका कोड है. यहाँ से अगर हम सेंटर से डिवाइड करें तो ये अगर हम आपके क्या हो जाएगा? ये ओ ए बी और सी. तो ये क्या करेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा. बिल्कुल ये 90-90 आपका करेगा. सो वी कैन प्रूव दैट. और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. बिल्कुल नहीं. लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? नॉट रेडियस, that is the diameter. और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. सो the correct option for this one is incorrect statement. कौन सी है? इन statement is D. तो second option D option is the correct for the second question. Now the third question. अब क्या कह रहा है? simplify the expression. अब expression क्या है? 3.35 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3.35 प्लस 1.25. अब इसका स्क्वायर ओपन मत करने लग जाना. यहाँ पे हमें फॉर्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.35 माइनस 1.25 एंड 3.35 प्लस 1.25 डिवाइड बाय द सेम एक्सप्रेशन. अब हमारे पास है 3.35 प्लस 1.25. तो हम इसे क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं दोनों वैल्यूज को और हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी? 3.35 माइनस 1.25. अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.35 को 1.25 दैट इज 2.1. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की. अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में कि एक डीलर क्या है? मार्क्स हिज गुड्स एट 20% above the cost price and allows a discount of 15% on the marked price. What is the gain or loss percentage? अब हमने ये क्वेश्चंस ऐसे किए थे. कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपके पास? लेटर से क्या है? एक्स है. अब वो बोल रहा है कि डीलर में मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस. अब मार्क्ड प्राइस क्या हो गया हमारे पास? मार्क्ड प्राइस क्या हो गया? एक्स प्लस. अब 25% उसने अबव लिखा है तो 25% ऑफ एक्स. तो अब 25 क्या हो गया? 20% नॉट 25, 20%. तो ये हो गया आपके पास 5. सो हम लिख सकते हैं इसको, आपके मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 6/5 एक्स. अब सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब वो क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है कितना? 15% का. तो 15% उसने डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया? 85% पे उसने उसको मार्क्ड प्राइस वैल्यू को
सेल कर दिए, तो मार्क प्राइस हमारी कितनी है 6/5x है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 17 5 85। और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 2 से, ये आ गया आपके पास 3 और ये हो गया डिवाइड 50 से। तो हमारे पास 17 इंटू 3 कितना हो गया 51/50 x। अब प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमने ये देखना है, तो गेन कितना होगा, तो हमारे पास क्या होगा 51/50 x माइनस x/x इंटू 100। तो यहाँ पे कितना हो गया 1/50 x/x इंटू 100। तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा एक्स एक्स कैंसिल हो गया 52 जा, तो 2% हमारा क्या होगा गेन होगा। 2% हमारा क्या होगा गेन होगा। गेन क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव हो जाता तो वो क्या हो जाता लॉस हो जाता। दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब ये क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल भी है और ट्रिकी भी है। क्या बोल रहा है कि एक 6 डिजिट हमारे पास नंबर है जो डिविजिबल है किससे 33 से। अब अगर हम उसमें 54 ऐड कर दें तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, 7 से, 2 से, 5 से या 3 से। अब पहले तो हम 6 नंबर डिजिट ले लेते हैं, तो 6 नंबर डिजिट उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि वो स्मॉलेस्ट है कि ग्रेटेस्ट है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आप देखोगे उसमें क्या लेके चलेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लेके चलेंगे या लोएस्ट या स्मॉलेस्ट और लीस्ट कह सकते हो। तो मैं ऐसा कोई नंबर नहीं ले रही हूँ कि उसने कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें लीस्ट लेना है या ग्रेटेस्ट लेना है। तो मैं एक 6 नंबर डिजिट ले रही हूँ। सो लेट अस टेक 6 नंबर डिजिट, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा 6 डिजिट नंबर हो गया। अब मैंने इसको डिवाइड कर लूंगी 33 से, क्योंकि 6 नंबर डिजिट मेरे पास विजिबल होना चाहिए 3 के साथ। तो मैंने ऐसे ही एक रैंडम नंबर ले लिया, 33 से डिवाइड कर दिया, और ये नंबर डिविजिबल होगा आपका 3741 से। और हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 99, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 244, और 7 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 231, और रिमाइंडर फिर से हमारे पास आ गया 135, और ये हो गया 132 एंड 3 6 दैट इज 33। तो मेरा रिमाइंडर आ गया 3। तो अगर रिमाइंडर आ गया 3 तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 33 से। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से 3, तो नंबर न्यू जो आएगा 1 2 3 4 5 3। अब इसमें मैंने ऐड कर दी 54 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 7, 5 + 5 10, 5 3 2 1। अब ये डायरेक्टली मैं कह सकती हूँ ये 2 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल कब होगा, अगर मेरा लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा या 5 होगा, तो वो भी नहीं है। 7 के लिए क्या होता है कि अगर हम लास्ट जो डिजिट है इसको छोड़ दें तो इसको डबल कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें इस रिमेनिंग नंबर 1 2 3 5 0 से। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 2 3 3 6। अब अगेन ये नंबर बहुत बड़ा है 1 2 3 3। अब इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 6 का डबल 12, तो कितना हो गया 12 21। और इसको आप चेक कर सकते हो से ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर फिर भी 1 2 2 -2 कितना हो गया 120। अब 127 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, 7 1 7 50, तो ये बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। और 3 के साथ अगर मैंने चेक करना है डिविजिबिलिटी तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को ऐड कर दूंगी। सो 7 + 5 7 5 12 12 3 15 15 2 17 और 1 18। तो सम क्या हो गया डिजिट का 18। 18 को डिवाइड किया 3 से तो ये डिविजिबल है। तो ये जो मेरा न्यू नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक मेरे पास स्फेरिकल बॉल है जो 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। इसको हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया और रिकास्ट किया 3 स्फेरिकल अगेन बॉल्स में। अब इनके जो 2 बॉल्स के तो उसने डायमीटर दे दिए 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमने जो थर्ड बॉल है उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है।
अब फर्स्ट हमें फॉर्मूला होना चाहिए स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको क्या किया, रिकास्ट किया है छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स में। तो इनका जो मैंने रेडियस ले लिया वो ले लिया r1, और दूसरे का ले लिया मैंने r2, और थर्ड का मैंने ले लिया 4/3 पाई r3 क्यूब। अब 4/3 क्या हो गया, 5 कॉमन हो गया, r क्यूब। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से निकाल दिया कॉमन, और इसे कर देंगे डिवाइड, राइट, क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। अब r क्यूब का क्या है, डायमीटर 3 है, तो 3 का हाफ कितना हो गया, 3/2 का क्यूब इज इक्वल्स टू r1। सेकेंड का 3/2 का हाफ कितना हो गया, 3/4 का क्यूब, और सेकेंड कितना है 2 सेंटीमीटर है, इसका हाफ कितना हो गया 1 का क्यूब, और थर्ड को लिख दिया r3 क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे हम, अप्लाई कर दो यहाँ पे सिंपल सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन। 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया 27/8, माइनस 27/4 का क्यूब हो गया आपके पास 64 माइनस 1। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 64 एलसीएम आ गया और 27 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 8 - 1 minus of 1. So this one can be written as R3 cube is equals to 27 into 7/64 minus 1, और एलसीएम आ गया अगेन 64, 27 इंटू 7 हो गया आपका 189 माइनस 64। तो ये सॉल्व हो गया, 9 में से 4 चले गए 5, 8 में से 6 2 1 डिवाइड बाई 64। तो इसका क्यूब है ये 5/4 का क्यूब है। तो ये तो हो गया जी आपका रेडियस 5/4, रेडियस आपका आ गया 5/4, और डायामीटर कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 5/4 दैट इज 5/2, और 5/2 का हाफ कितना हो गया 2.5। तो ऑप्शन हो गई बी दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हमने समझना है, और जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आए और उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती थी कि r³ इज इक्वल्स टू r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। यहाँ से सीधा डायरेक्ट आप सोल्व करो और यू विल गेट द आंसर। ये जो टाइम और लग रहा है आपको समझाने में लग रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, और ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट आपका सोल्व हो सकता है। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ है, एट ए डिस्टेंस लुक्स एट अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को निहार रहा है, उसकी हैविंग अ हाइट ऑफ 1000 मीटर्स, और उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 1000 मीटर्स है। अब क्या कह रहा है, जो एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एलिवेशन। At approximate distance in meters is the person standing away from the building। तो आपके पास एक बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, और एक पर्सन यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है, राइट, यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ से वो उसको बिल्डिंग को देख रहा है। तो इस बिल्डिंग को वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पर्सन का और बिल्डिंग का। तो अगर हम इसको बोल दें ए, ये है बी और ये है सी, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो गिवन है 1000 मीटर्स है, और जो एंगल है वो कितना गिवन है 30 डिग्री है। अब हमने क्या बोलना है कि हमने ए टू बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने बोल दिया जी वो एक्स मीटर्स है। ओके, अब हमें पता है कि ये क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हमने सुनी है, पढ़ी है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने वहां पे भी पढ़ा है, क्या होता है हमारे पास ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बेस बनेगा, दिस वन इज योर बेस, और ये आपका क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है P/B, और ये किसका फॉर्मूला है tan का। तो हमारे पास एंगल कितना है 30 डिग्री है,
और P बाय B है। P कितना आपका है 1000 है और ये कितना है आपका X है। और अगर हम tan 30 की बात करें तो tan 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी 1000/X इज इक्वल्स टू 1/√3 और X की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 इंटू 1000 और हमें मालूम है √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732 इंटू 1000 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1732 मीटर्स। तो ये ऑप्शन होगी आपकी सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि एक सेक्टर है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है कि अगर मेरे पास ये सर्कल है और अगर मैं इसको सेंटर से, ये मेरा रेडियस दो जगह से इसको काट रहा है तो ये मेरा क्या बन जाएगा सेक्टर। इसे मैं बोलूंगी सेक्टर। अब क्या कह रहा है सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे वो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। बट विल बी इट्स एरिया और पाई कितना हमने लेना है 3.14। अब हमें सेक्टर का अगर आपको फॉर्मूला पता है इसे बोलते हैं माइनस सेक्टर और माइनस सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास θ/360 इंटू बिकॉज हमने एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है 60 है बाय 360। अब पाई कितना बोला है उसने 3.14 लेना है और रेडियस कितना है मेरे पास गिवन 10। तो ये हो गया आपके पास 100 और 100 है तो ये 10 क्या हो गया आपके कैंसिल आउट हो गए और ये 0 कैंसिल हो गए 6/6 हो गया। तो हमारे पास 314 हो गए। इसको डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ तो 6×5 30 और 14 तो 6×12 20 और 6×3 18 फिर से 20 तो 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो ऑप्शन हो गया जी आपका फिर से बी ऑप्शन 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसएससी सीजीएल में बहुत फेयर क्वेश्चन होते हैं मीन्स आपका जो पैटर्न रहता है वो इजी पैटर्न रहता है। 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब कुछ इजी रहेगा आपका। सो नेक्स्ट क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब जो मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी रहेंगे वो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल। अब सेलिंग प्राइस को क्या बोला उसने डबल कर दिया देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। अब ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे अब हम पहले से हमने एक क्वेश्चन अभी किया भी था उसमें हमने प्रॉफिट को निकाला था प्रॉफिट परसेंटेज। उसमें लिखा था हमने प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू अगर मेरा क्या हो गया 100 तो क्या बन जाएगा वो प्रॉफिट परसेंटेज। ओके। अब मैंने सपोज कर लिया कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है जो ओरिजिनल है वो कितना है एक्स है और कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास वाई है। अब न्यू जो मैंने लिया अब सेलिंग प्राइस कितना कर दिया डबल कर दिया। अब जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया मेरे पास 2x हो गया। अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो प्रॉफिट कितना बन गया तुम्हारे पास 4 टाइम्स बन गया। तो ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट किसके इक्वल होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू आपका कॉस्ट प्राइस के इक्वल। अब ओके। अब ये मेरा क्या हो रहा है ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे पास दैट इज 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स इंटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये किसके इक्वल होगा न्यू के इक्वल होगा दैट इज 2x माइनस वाई के। यही बोला ना देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। ओके। अब ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस मेरा कितना था दैट इज x और कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास y दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस y। अब क्या हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2x माइनस y। अब 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4y minus y that is 2x is equals to 3y
और हमारे पास जो रिलेशन x और y का आ गया x ओवर y दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो अगर मेरा x कितना है 3 है और y कितना मेरा 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 3, सेलिंग प्राइस क्या है x, तो x कितना है 3 माइनस 2 ओवर 2 इंटू 100, तो 1/2 इंटू 100 दैट इज 50। तो 50% क्या होगी मेरी प्रॉफिट परसेंटेज होगी अगर मैं ओरिजिनल प्रॉफिट की बात करूं। सो दैट इज 50%। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 27x³ माइनस 58x² प्लस 31xy² माइनस 8y³। अब हमारे सबसे पहले माइंड में आता है ये फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें a³ माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे 58 और 31, 27 और 8 के साथ वैल्यूज को नहीं दे रहा है, परफेक्ट नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे उसने परफेक्ट वैल्यूज नहीं दिया है, नहीं तो हम वही अप्लाई कर देते। बट यहाँ पे वो जो आपके कोफिशिएंट्स है वो उसके अकॉर्डिंग a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल नहीं बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू उसने बोला है कि -5 और y की वैल्यू कितनी बोली है -7। तो यहाँ पे हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से x² कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में से y² कॉमन आ रहा है, तो इतना ही ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो x² कॉमन निकाल दिए तो कितना हो गया 27x माइनस 58y प्लस यहाँ से y² कॉमन आ गया तो 31x माइनस 8y। अब x कितना है -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 27 इंटू -5 माइनस 58 इंटू -7। अब 7y का स्क्वायर कितना, -7 का स्क्वायर 49। अब 31 इंटू अगेन -5 और -8 इंटू -7। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो 27 इंटू 5 कितना हो गया, 7 5 35, 3 10 और 1 13, 135 बट नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 58 इंटू 7 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 7 56 6, 8 7 35, 56 35 प्लस 5 40, 406 प्लस 49 और 31 इंटू 5 कितना हो गया, अगेन नेगेटिव 5 15, 155 प्लस 8 7 56, ये हो गया 25। ये आ जाएगा तुम्हारे पॉजिटिव में, 406 में से माइनस 135 के 271 प्लस 49। अब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 155 प्लस 56, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कितने बन जाएगी तुम्हारे पास 99 नेगेटिव। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6775 माइनस 4851 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 1924। पॉजिटिव देखो कितने चला के इसने, देखो नेगेटिव भी दिया है पॉजिटिव दिया है 1926, बड़े नियर वैल्यूज हैं। तो जरा सी भी आपकी गड़बड़ हुई तो आपका रॉन्ग ऑप्शन होना बहुत ही लाजमी है। तो कैलकुलेशंस यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी वैल्यूज आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेशन अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट्स, 37.5 minutes at 90 km per hour and the remaining part in 40 minutes at 80 km per hour. The total distance in kilometer of the journey is, अब हमने बताना है उसने कितने किलोमीटर क्या किया है, कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस नहीं दिया है, उसने क्या दिया है हमारे पास, उसने हमें टाइम दिया है और स्पीड दी है। स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला, अगर नहीं भी याद है ना तो फॉर्मूला बहुत निकालना इजी है। तो यहाँ पे जो स्पीड दी है वो किसके इक्वल दी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस ओवर
टाइम, वेरी सिंपल। ओके, तो अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूला फाइंड आउट इस वे से कर सकते हैं। ओके, अब क्या बोला है उसने 37.5 मिनट्स में वो कितने किलोमीटर्स, कितने किस स्पीड से चल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर के साथ। मीन्स 1 आवर वो कितने किलोमीटर्स कवर कर रहा है, 90 किलोमीटर्स। मीन्स 60 मिनट्स में वो 90 किलोमीटर्स कवर कर रहा है। तो 1 मिनट में वो कितने कवर करेगा, 90/60, और 37.5 मिनट में वो कितने करेगा, दैट इज 37.5 इंटू 9/6, और इसे हम बोल सकते हैं, इसे कैंसिल कर दिए, डिवाइड बाय 2, 3/2। ओके, और हम इसको 5 से फिर से कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 2, और 5 से अगर हमने डिवाइड किया तो 7×5 = 35 और 5 75, और 75 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास, 225/4 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि 14 मिनट्स में, अब बात कर रहा है तो 14 मिनट्स में कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 1 आवर में 80 किलोमीटर, 60 मिनट्स में अगेन 80 किलोमीटर, 1 मिनट में 80/60, और 14 मिनट्स में आप डायरेक्ट लिखोगे 8/6 इंटू 14। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4/3, और ये 14 इंटू 4 कितना हो गया, 56/3। दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, 225/4, टोटल जो आपका डिस्टेंस होगा 225/4 प्लस 56/3। तो आपका एलसीएम आ गया 12, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 675 प्लस 224, दैट इज 899 डिवाइड बाय 12, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 899 डिवाइड बाय 12, तो 12×7 = 84, 84, और ये हो गया 59, तो 12×4 = 48, 11 74 into 11/12. So the option is B. So B option, that is your total kilometers that person had covered. All right. So next question is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। क्या बोल रहा है कि 20 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, वो किसी होटल में गए, 19 of them spent ₹175 each on their own meal. 19 लोगों ने 175 रुपए लगाए, ठीक है। पर जो 20th स्टूडेंट था उसने क्या कहा, वो कह रहा है कि उसने 19 रुपीज ज्यादा लगाए एवरेज से ऑल दी 20। 19 के एवरेज की बात नहीं कर रहा, वो 20 स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो एवरेज मील है उससे उसने 19 रुपीज ज्यादा लगाए हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई है, तो टोटल मनी हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम बात करें एवरेज मीन की, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल दी एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं समीशन ऑफ xi ओवर n इज इक्वल्स टू x बार। अब क्या बोल रहा है कि जो एवरेज की अगर हम बात करें कि 19 लोगों ने 175 रुपए लगाए हैं, और जो 20th स्टूडेंट है उसने 19 रुपीज ज्यादा लगाए हैं एवरेज से, और एवरेज कितना है आपका x बार, और उसमें उसने 19 रुपीज एक्स्ट्रा लगाए हैं, और टोटल स्टूडेंट्स है 20, और हमारी एवरेज कितनी है, x बार है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 को इधर लेके चले गए तो 19 इंटू 175 कितना हो जाएगा आपके पास, अगर हम यहाँ पे यू कैन सी 19 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 175 प्लस 1 प्लस x बार इज इक्वल्स टू 20x बार, और 20x बार माइनस x बार कितना हो गया, 19 इंटू 176 इज इक्वल्स टू 19x बार, 19 कैंसर हो गया, तो x बार कितना हो गया 176, कितना हो गया 176।
तो हमारे पास मीन किसके इक्वल होगा, मीन किसके इक्वल होगा 176 इंटू 20। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया वो 3520 दैट इज ऑप्शन D. That is the answer. So let us discuss the next question. तो next question क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्या बोल रहा है, कैसे इंटरेस्टिंग है कि पाई चार्ट हमें गिवन है, इसे हमें बोल रहा है कि केयरफुली देखो और आंसर करो इस क्वेश्चन का। अगर क्या कह रहा है कि अगर जो स्कॉलरशिप है हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, स्कॉलरशिप किससे दी जा रही है, डोनेशन फंड से दी जा रही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस, मींस हमने उसका परसेंटेज निकालना है डोनेशन का, राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल्स टू 10 लाख। अब यहाँ पे जो डोनेशन है ये है 35%, ये 30 टोटल, ये 12% है आपका, 15 है, ये 35% है, ये 38% है, उसके ऊपर हमने कोई ध्यान नहीं देना है। हमारी डोनेशन कितने परसेंट है, 35% है, किसकी, 10 लाख की। तो हमारे पास डोनेशन कितनी होगी, डोनेशन कितनी होगी हमारे पास 35% हुई है 10 लाख की। तो 10 में कितनी जीरो होगी, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से ये 2 जीरोस क्या होगी हमारी, कैंसिल होगी। तो हमारी डोनेशन होगी 35, ये 3,50,000, 3,50,000 हमारी होगी डोनेशन। अब क्या कह रहा है, 26% हमारी स्कॉलरशिप है, ये भी फंड्स के ऊपर है। तो 26% हमने किसके निकालनी है, 10 लाख के ऊपर, ठीक है, 10 लाख के ऊपर स्कॉलरशिप है। अब 10 स्कॉलरशिप कितनी होगी हमारे पास, कितनी है, 26% है ऑफ 10 लाख। ओके, तो डी भी क्या हो गया, 2,60,000 रुपीज। अब ये जो स्कॉलरशिप है डोनेशन से मिल रही है, किससे मिल रही है, डोनेशन से मिल रही है, 2,60,000 रुपए। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालनी हमें बड़ी पता है कि जो हमारे पास ये 2,60,000 आ गया, डिवाइड किससे हो जाएगा, 3,50,000 से इंटू 100। ये 4 जीरो कैंसिल हो गई, कितना हो गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, 7 आ गया, और ये 5 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20। 26 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ गया 520 डिवाइड बाय 7, तो 7 7 49, और ये हो गया 30, तो चौक 28, 20 हो गया आपका 7 2 14 60, और तो 74.29 के अप्रोक्स आ रहा है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना है, पहले दोनों की आपने परसेंटेज फाइंड आउट कर ली, परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद उन दोनों के ऊपर परसेंटेज क्राइटेरिया लगा दिया, दैट्स इट, दैट इज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाय y इफ x माइनस वाई, x माइनस 5y ओवर x प्लस 5y किसके इक्वल है, 7/13 के। तो यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड मत लगाने लग जाना, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 13x माइनस 13 5 65 y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 35y, तो 13x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 65y प्लस 35y। तो यहाँ से आ गया 6x इज इक्वल्स टू 100y, तो x ओवर y कितना हो गया 100/6, 5 से 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 50/3, तो ऑप्शन इज डी। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, बोर्ड मार्क्स, बोर्ड मास। तो क्या है 18% ऑफ 6 ऑफ 2 मीन 6 इंटू 2 माइनस 4। तो पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट आपकी सोल्व होगी, ओके, इंटू 5, अगेन ब्रैकेट है, 6 माइनस 3 कितना हो गया आपका 3। अब ब्रैकेट के अंदर पहले क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। अब 8 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 18। अगेन अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, पहले डिवीजन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। तो पहले 18
डिवाइड बाय 8 इंटू 5 इंटू 3। अब ये क्या हो गया 9/4। तो ये कितना हो गया 15, 15 इंटू 9/4, 15 9 कितना होता है 135, 135 डिवाइड बाय 4। तो आपकी ऑप्शन आ जाएगी दैट इज सी। दैट्स इट। तो बोर्ड मास अप्लाई होगा तो बड़े ध्यान से बोर्ड मास अप्लाई करना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट सिंपल है। क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर इफ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, यहाँ पे, और एसी की वैल्यू कितनी है 26 यूनिट्स है, सीजी कितना है 10 यूनिट्स है। अब बीसी कितना है, टोटल बीसी कितना है 42, तो ये 42, तो ये कितना हो गया 32। और एंगल डीएसी यहाँ पे x है और एंगल बी इज y है। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है 6/cos x, 5/cos y, 10y। अब हमारे पास फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोल रहे हैं। तो cos की वैल्यू क्या होता है, cos थीटा किसके इक्वल हो गया b/h, और tan एंगल किसके इक्वल हो गया p/b। अब इस सभी वैल्यूज को निकालने के लिए पहले तो हमें ये वैल्यूज भी चाहिए ए डी और ए बी की। अब ए डी की वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये रह जाएगा। तो अब ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, दैट इज 26 माइनस 10 स्क्वायर। और क्या लिखेंगे 26 माइनस 10 इंटू 26 प्लस 10, दैट इज 16 इंटू 36, और ये हो गया एडी स्क्वायर। तो एडी कितना हो गया 4 इंटू 6, दैट इज 24। तो एडी कितना हो गया 24। अब हमें एडी की वैल्यू तो आ गई 24, अब हम निकालनी है एबी की। तो एबी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा एडी स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर कितना है 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर। अब ये देखो ये 6 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 8 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 100, और ये 4 स्क्वायर इंटू 100 कितना हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 40। तो ए बी कितना हो गया हमारे पास 40, ए डी 24, ए बी 40। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक्स यहाँ पर है हमारा एंगल, और वाई ये रहा एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर ए डी सी के अकॉर्डिंग। तो cos x कितना होगा, cos x होगा आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 26, और बेस कितना है 24, बेस है आपका 24। अब हमने निकालनी है वैल्यू cos y की वैल्यू क्या हो जाए, अब ये बन गया तुम्हारे पास बेस, और ये बन गया तुम्हारे पास हाइट, और बी डी कितना है हमारे पास 32। सो 32/, ए भी हमने निकाल लिया 40, और tan y किसके इक्वल हो गया, tan y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए डी है आपके पास 24 ओवर बेस, बेस कितना है आपका बी डी इज योर 30। और ये फॉर्मूला अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो अब हम फाइंड आउट करेंगे 6/cos x, दैट इज माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y। अब cos y क्या है 24/26, so we can write 26/24 माइनस 5 cos y 1 है, तो ऊपर चली गई वैल्यू 40/32 प्लस 8 इंटू 24/32। सो 6 4 जा 8 से 8 5 जा 8 4 जा 8 4 जा 32। अब एलसीएम आ गया तुम्हारे पास 4। अब एलसीएम आ गया 4, तो हमारे पास कितना आ गया 26 माइनस 25 प्लस 24, सो 25/4 यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर very 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 simple question.
ठीक है जी, जितना वैरी आप लगा सकते हो उतना वैरी आप इस क्वेश्चन में लगा लिए। ए कैन डू 20% ऑफ जॉब इन 7 days, बी कैन डू 25% ऑफ द जॉब 7 days। इफ दे वर्क अलोन, हाउ मच ऑफ द जॉब कैन दे कंप्लीट इन 7 days इफ दे वर्क टुगेदर। सी, इस क्वेश्चन को ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ए की वैल्यू भी क्या दी है, 7 days में दी है कि उसने 20% जॉब कंप्लीट किया, बी का भी 7 days का ही बताया है कि उसने 25% जॉब किया है। और दोनों का अगर वो कंबाइन काम करते हैं तब उसका 7 days में ही बताना है कि उन दोनों को अगर 7 days के लिए दिया जाएगा तो वो कितने दिन कितने परसेंट कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ए 7 days में 20% काम कर रहा है और बी 25% काम कर रहा है, टुगेदर कितना काम होगा उनका, 45% काम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी। पर अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो अगर आपने वो लगाना है दूसरा मेथड, कितने परसेंट है वो परसेंट है, तो ये शॉर्टकट प्रोसीजर है, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप लिख सकते हो आंसर, दैट इज 45%। अगर आपने सेकंड मेथड भी देखना है तो सेकंड परसेंट क्या है, 20% काम किया ए ने कितने दिनों में, 7 days में। तो टोटल वर्क कितना करेगा वो, टोटल वर्क करेगा 100/20 into 7, दैट इज 2535 days में। ओके, ऐसे ही 25% क्या करेगा बी 7 days में, तो बी का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 100/25 into 7, 7 4 दैट इज 28। तो 28 days में काम करेगा, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1/35 प्लस 1/28, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 9/140। अब 140/9 days में ये कंप्लीट कितना काम करेंगे, 100%। ठीक है, अब एक दिन में कितना काम होगा इनका, 9/140 into 100। तो 7 days में कितना काम करेंगे ये लोग, 7 days में कितना काम करेंगे, 7 into 9/140 into 100। तो अगर हम देखें तो ये 7 2 20, 22 into 5, 9 5 45, कितने परसेंट काम किया इन्होंने, 45% काम किया। ओके, तो वो शॉर्टकट मेथड है आपका, और ये आपका थोड़ा सा लेंथी है, बट इससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ जो आपने आंसर किया है वो ठीक किया है कि गलत किया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या बोल रहा है कि दो रेसर्स हैं हमारे पास, ए और बी दो रेसर्स हैं। अ रेस ऑफ 18 किलोमीटर्स, दोनों की रेस जो है 18 किलोमीटर्स की है, और सर्कुलर पाथ के ऊपर है, सर्कुलर ट्रैक है उनका, ये ऐसा सर्कुलर ट्रैक है उनका। ठीक है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ये दोनों क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। और इसका जो कौन सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक कितना है, 800 मीटर्स का, मीन्स 2 पाई r किसके इक्वल है, 800 के। इसे हमने रेडियस नहीं निकालना है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 seconds एंड 250 seconds रेस्पेक्टिवली, मीन्स ए कंप्लीट कर रहा है एक राउंड 200 seconds में, और बी कंप्लीट कर रहा है 250 seconds में। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन कौन होगा, ए हुआ ना जो 200 seconds में कंप्लीट कर रहा है। फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम में वो कौन से राउंड में और कौन से सेकंड में, इस टाइम पे वो क्या करेगा, उसको मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हम दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ए और बी का। तो ए और बी का जो एलसीएम आएगा 200 और 250, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, 200 और 250 का यहाँ पे 200 और ये कितना हो गया, 125, 5 से आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 20, और ये हो गया आपका 25, और फिर से 5 से 4 और 5, तो ये कितना हो गया, 20 और 25, 2 50, और 50 into 20 कितना हो गया, 1000 seconds इनका क्या होगा, एलसीएम। और टोटल रेस कितनी है, 18 किलोमीटर्स के, और सर्कुलर ट्रैक कितना है, 800 ट्रैक है, तो टोटल राउंड्स कितने लगाएंगे ये,
टोटल राउंड्स कितने लगेंगे, 18 किलोमीटर है तो 18,000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 800 मीटर है तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे राउंड्स कितने हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो गया 4, और ये कैंसिल हो गया 90, फिर से 2 से कैंसिल हो गया ये 2, और ये हो गया 45, और 45/2, इतने राउंड्स लगेंगे टोटल। अब ए कंप्लीट कितने रेस को कंप्लीट करेगा, क्योंकि एक राउंड पर वो कितना ले रहा है 200, तो 45/2 राउंड्स में वो कितने टाइम लेगा इंटू 200, तो कितने सेकेंड्स हो गए 4500 सेकेंड्स फॉर ए। और बी का कितना हो जाएगा, बी 250, 45/2 इंटू 250, ये कितना हो गया 125, 125 इंटू 45 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5625 सेकेंड्स। तो ए और बी का ये आपके पास आ गया सेकेंड्स का। जो भी उसकी जो रनिंग है, ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम उसका लास्ट होगा 4500। अब एक राउंड को उसको कितना टाइम लग रहा है इनको 1000 सेकेंड, ठीक है, मतलब कि उनके टोटल कंप्लीट करने के लिए। अब सेकेंड राउंड कब होगा 2000 सेकेंड्स में, जब ये मीट करेंगे। थर्ड कब मीट करेंगे आपका 3000 सेकेंड पर। फोर्थ कितना करेंगे 4000 सेकेंड के ऊपर। फिफ्थ पे क्या हो जाएगा 5000, बट 5000 तक तो उसका क्या हो जाएगा ए का कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन से लास्ट टाइम वो मीट करेंगे एट 4000 सेकेंड के ऊपर, 4000 सेकेंड के ऊपर। ये एलसीएम क्या बता रहा है कि 1000 सेकेंड मीन्स 1000 सेकेंड के बाद वो क्या करेंगे एक बार मीट करेंगे। सेकेंड 2000 पे मीट करेंगे, फिर 3000 पे मीट करेंगे सेकंड्स के ऊपर, फिर 4000 सेकेंड पे मीट करेंगे। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फास्टर बंदा है, जो फास्टर पर्सन है वो मीट करेगा स्लोअर पर्सन को लास्ट टाइम। लास्ट टाइम मीन्स लास्ट ट्रैक जो उसका रहेगा वो कौन से सेकंड में एक दूसरे को ये क्या करेंगे मीट करेंगे, मिलेंगे। सो वो रहेगा 4000 सेकेंड्स का। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई। अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 32 पाई है, और रेडियस हमारे पास कितना है 12 है। तो हमने क्या निकालनी, लेंथ निकालनी, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क निकालना है तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो उसके लिए हमें आर तो पता है, बट हमें क्या चाहिए एंगल चाहिए। तो एंगल कहाँ से आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर से। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई, और आर कितना है आपके पास 12, 12 का स्क्वायर। तो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 इंटू 360 ओवर 12 स्क्वायर। सो 12 इंटू 12, 12×3=36, ये हो गया 30। अब 3 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 10, ये आ गया 4, 8 4 जा 32, और 8 इंटू 10 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 80/360, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू एज इट इज आ रही है, इंटू पाई, और रेडियस कितना है हमारे पास 12, तो 12 आ गया। तो हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 18, और फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6, और ये आ गया 9। तो कितना हो गया आपके पास, 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये आ गया आपके पास 2, और ये आ गया 3। सो आ गया आपके पास 16/3 पाई। तो आपकी ऑप्शन बन गई बी ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर्स ऑफ 3 अटेम्प्ट्स ऑफ आर्चरी प्लेयर्स इन अ टूर्नामेंट। द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेयर हु वाज द बेस्ट प्लेयर। तो बेस्ट प्लेयर निकालना है, तो ऑब्वियसली जिसके स्कोर्स क्या होंगे ज्यादा होंगे, और जिसकी एवरेज क्या आ जाएगी ज्यादा आ जाएगी। अब अगर हम टेबल को क्लियरली इंस्पेक्ट करें, अच्छे से देखें, तो यहाँ पे 62, 69, 73, 74, 64, तो 74 क्या है ज्यादा है। अब स्कोर 2 में भी अगर हम ऐसे ही इंस्पेक्ट करें तो क्या हो गया 75 भी ज्यादा है। तो स्कोर 3 में भी किसकी वैल्यू ज्यादा है 74 की, और ये तीनों में किसकी वैल्यू है
प्रीति की है, तो बेस्ट प्लेयर कौन होगा, जिसके स्कोर सबसे ज्यादा होगा, तो ए इज अ प्रीति। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज प्रीति। दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, कंप्लीट वर्क इज 18 डेज। तो आप ये देखो, टाइम और वर्क के ऊपर तीसरा क्वेश्चन है जो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए कितना कंप्लीट कर रहा है, एक वर्क को 18 डेज में। ओके, और बी कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में। तो 1 डे वर्क कितना हो गया उसका, 1/18 ए का, और बी का क्या हो जाएगा, 1/12। अब बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज, 4 डेज के लिए उसने काम किया है। तो 4 डेज का काम कितना हो गया उसका, 4 डेज का, तो मल्टीप्लाई हो गया 4, तो 1/3, 1/3 उसने वर्क कंप्लीट कर दिया है। अब उसने क्या कह रहा है, अब ए कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया आपके पास, 1 - 1/3, दैट इज 2/3। और 1 डे में वो कितना वर्क कर रहा है, 1/18। तो 2/3 वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 1/18 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 1/18। तो 3 से कैंसिल हो गया 6, तो 1/12, तो टोटल 12 डेज में वो काम को कंप्लीट करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल है। x + 1/x किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। हमने निकालना है x की पावर 4, 1/x पावर 4। तो डायरेक्ट 4 नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो x², 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 100। तो ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 98। अब फिर से इसका क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x⁴ प्लस 1/x⁴ की। तो यहाँ पे क्या हो गया, a², फिर से b² प्लस 2 इंटू ab। तो 98 का स्केयर आपका कितना हो जाएगा, 9604। और x⁴ प्लस 1/x⁴ किसके इक्वल हो गया, 9602 के इक्वल हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9602, दैट इज ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. Okay, he also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. कितना बेवकूफ इंसान है कि दोनों चीजें गलत रह रहा है। बट इफ द करेक्ट क्वोशंट of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error? उसकी कोई एरर नहीं है अगर उसकी कैलकुलेशंस को देखा जाए। तो पहले तो हमें फार्मूला का पता होना चाहिए कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिनल नंबर की बात करें तो ओरिजिनल नंबर कितना है हमारे पास, ओरिजिनल नंबर हमने ले लिया x। ओरिजिनल डिविडेंड इज x, ओरिजिनल डिवाइजर इज y। ओके, ओरिजिनल क्वोशंट इज Q0। अब अगर हम बात करें इसकी, जो प्रांजल ने ली है, तो उसने 10% मोर लिया ओरिजिनल से, तो x प्लस 10% मोर। और y से उसने क्या लिया है, 25% मोर। और क्वोशंट हमारे पास क्यू है, प्लस रिमाइंडर कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये तो बना उसका, ये क्या बन गया हमारे पास, 11/10x इज इक्वल्स टू, दैट इज योर 1/5, और ये हो गया 5/4 इंटू क्यू प्लस 0। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वोशंट की वैल्यू निकालनी है, इस क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ओरिजिनल डिविडेंड है वो कितना है, x है, और हमारे पास डिवाइजर क्या है, y है, और ओरिजिनल क्वोशंट Q0 है, और रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें, y
क्यू नॉट। तो वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो क्या हो गया, 11/10 इज इक्वल्स टू 5/4 क्यू बाई क्यू नॉट। और क्यू नॉट उसने क्या बोला है कि कितना है, करेक्ट क्वेश्चन इज 25। तो ये हो गया 5 5 सा, और यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 11 इंटू 5 इंटू 4/10। तो 5 2 सा 10, 2 4 सा 2, तो 11 इंटू 2 कितना हो गया, 22। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कितनी आ गई, 22। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल्स टू, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो उसने परसेंटेज ज्यादा लगाई है वो हमने लगा दिया, और ओरिजिनल के साथ उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वहां से हमारे किसकी वैल्यू आ गई, क्वेश्चन की वैल्यू आ गई, दैट इज 22। अब क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 12 years its simple interest becomes 3/5 of the money, find the rate of interest। हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब टाइम कितने ईयर्स का दिया है, 12 ईयर्स का दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास, 3/5 इंटू दी प्रिंसिपल। पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। अब उसने क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ दी मनी। तो सेकंड, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी, और सेकंड इक्वेशन क्या होगी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, 3/5 ऑफ दी मनी दैट इज द प्रिंसिपल। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, वी कैन राइट सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू टाइम कितने ईयर्स का है, 12, रेट हमने फाइंड आउट करना है बाय 100। तो हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो ये हो गया 3/5 इंटू 100/12 इक्वल्स टू किसके आ गया, रेट के। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 4 12, 5 इंटू ये आ गया आपके पास 20, और 4 से कैंसिल हो गया, 3 हो गया 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, 5%। And the last question of this question paper is question number 25. Again very simple, that is sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta। अब हमें फॉर्मूला एक पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर फॉर्मूला हम लेते हैं कि इसको हम क्या बना दे, इसका स्क्वायर बना दे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हमें ऐड करना पड़ेगा इस क्वांटिटी में, सो दैट ये वैल्यू हमारे पास बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या आ रहा है हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल बन गई हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो दैट कि ये जो फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो वी कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये सेम वैल्यू है आपके डिनोमिनेटर के। तो वी कैन कैंसिल दिस वैल्यूज एंड वी विल गेट द वैल्यू 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो आपका SCCL CGL का जो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसमें 25 हमेशा जो आपका रहेगा वो 25 क्वेश्चंस रहते हैं आपके मैथमेटिक्स के क्वांटिटेटिव एग्जाम के। तो ये 25 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो और सबके साथ शेयर करो जो कि आपके फ्रेंड्स हैं। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ, गुड बाय, टेक केयर।